एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़तेह ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने एनसीईआरटी बेस्ट बुक ली है और उसमें हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 से लेकर 12th तक के साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो कल के जो सीरीज़ से आज उससे आगे हम बात करेंगे। आइए लेसन 7 पौधों को जानिए, जो चैप्टर 7 है, आगे इस पर बात करेंगे। पहला प्रश्न है, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं होता है। यानी कि जो पुष्प के भाग होते हैं उनमें से इनमें से पुष्प में कौन कौन सा पार्ट होता है और कौन सा नहीं होता है। पहला ऑप्शन है बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर और मूलांकुर। अब हमें पहचानना है कि पुष्प का इसमें से कौन सा सम्मिलित होता है और नहीं होता है। बाह्य दल हमेशा पुष्प में होता है, पंखुड़ी होती है, पुंकेसर भी होता है और स्त्रीकेसर भी उसमें होता है। यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 5, यानी कि डी, क्योंकि मूलांकुर जो होता है ना वो पुष्प में नहीं पाया जाता है। आइए जान लेते हैं इसकी व्याख्या। बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर पुष्प के विभिन्न भाग हैं। परागकोश और तंतु पुंकेसर के भाग है, जबकि वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड स्त्रीकेसर के भाग है। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं, अतः मूलांकुर बीज से संबंधित है, ना कि पुष्प से। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है हमारा पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो पेड़ की पत्तियां होती है उनके संदर्भ में हमें जानना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है अथवा नहीं है। ऑप्शन है हमारा पहला, पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मंड संश्लेषित करती हैं। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती हैं। यानी हमसे पूछा गया था कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि जो पत्तियां होते हैं वो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती है, जो कि एकदम गलत हो जाएगा। जानते इसकी व्याख्या। कथन है हमारे ए बी सी सही है, परंतु डी गलत है, क्योंकि जो पत्तियां होती हैं वो वायुमंडल से जलवाष्प ग्रहण नहीं करती, बल्कि क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन करती है, यानी कि उस पानी को वायुमंडल में छोड़ती है और इसकी क्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जलवाष्प को वायुमंडल में निष्कासित करती है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है अथवा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि जो तना जल और खनिज होते हैं उसको पत्ती नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के जो अन्य भाग है वहाँ तक पहुँचाता है। पत्तियों द्वारा जो भोजन होता है वो तने से होकर ही पौधे के जो विभिन्न भाग होते हैं छोटे से छोटी पत्ती तक भी पहुंचाया जाता है। तना उपयुक्त दोनों कार्य संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तना अनेक प्रकार के होते हैं। यह कठोर, मुलायम, कमजोर हो सकते हैं। वृक्षों के तने कठोर होते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं, जबकि कुछ पौधे आरोही कहलाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। जड़ें क्या करती हैं, जो पानी हम देते हैं, जो खाद हम डालते हैं, उसको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है और मिट्टी की दृढ़ता से बनाए रखती है। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती है, जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ें होती है। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है अथवा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हमारा केवल वन आंसर हमारा सही है। कथन 1 सही है, जबकि 2 गलत है। जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मूसला मूल और रेशेदार जड़, यानी कि जिसे कहते हैं जकड़ा जड़। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती है, जबकि समानांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 5, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है। गाजर, मूली, शलजम और आलू। तो जो आलू होती है वो तना फसल है, जबकि गाजर, मूली, शलजम क्या है, एक जड़ फसल है। आलू तना है, जबकि गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद, टेपियोका जड़ें हम इन्हें खाने में प्रयोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? इनमें से कौन है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमारे लिए आवश्यक होता है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल और प्रकाश। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे 1, 2, 4 और 5, यानी कि क्लोरोफिल भी हमें जो भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक होता है और जल और प्रकाश, इनके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती। व्याख्या देख लेते हैं। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ, हरे रंग का जो पदार्थ होता है उसे कहते हैं हम क्लोरोफिल, उसकी उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों के द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है हमारे शरीर में गति। ये जानते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है जो हमें सुमेलित करना है, यानी कि पॉइंट जॉइंट, धुराग्र संधि, अचल संधि, कंदुक खलिका संधि और हिज संधि। पहला है हमारा कि जो धुराग्र संधि है वो कहाँ पर होती है? गर्दन और सिर को जो जोड़ने वाली संधि होती है उसे कहते हैं हम धुराग्र संधि। अब बात करते हैं अचल संधि को। अचल यानी कि उसके नाम में छुपा हुआ है अचल, यानी कि जो चल नहीं सकती, यानी कि गति न करने वाली जो संधि होती है उसे कहेंगे हम अचल संधि। आगे आती है कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका जो संधि होती है वो क्या कर सकती है? तो कंदुक खलिका संधि सभी दिशाओं में क्या करेगी? गति प्रदान करेगी। हिज संधि, हिज संधि क्या होती है? एक ही दिशा में गति करने वाली संधि को हम कहते हैं हिज संधि। आइए जानते हैं कि इसकी व्याख्या क्या कहती है। अस्थि यानी कि बोन्स एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। कंकाल शरीर को आकृति देता है, यह चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रेणी मेखला तथा हाथ पाँव की अस्थियों से बनता है। मानव कंकाल में कई संधियाँ होती है। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहेंगे? धुराग्र संधि कहते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले से घूमती है। हस्तियों के बीच की कुछ संधियां ऐसी भी हैं जो गति नहीं कर सकती, यानी कि जो हिल नहीं सकती, ये अचल संधि कहलाती है। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। कंदुक खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कंधे और कूल्हे की संधियाँ होती है, ये सभी दिशाओं में गति करती है। हिज संधि कोहनी और घुटने की संधियों में होती है, ये एक ही दिशा में गति प्रदान करती है। कंकाल के अतिरिक्त कुछ अंग भी हैं जो हड्डियों के जितने कठोर नहीं होते, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, अतः इन्हें उपास्थि कहते हैं। उदाहरण कान की अस्थि, शरीर की अस्थियों में भी उपास्थि पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है। पेशियों के जोड़े में एक साथ सिकुड़ने और फैलने से अस्थियों में क्या होती है? गति करती है। इनमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो जवाब हो जाएगा हमारा केवल एक। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। कथन 1 सही है परंतु 2 गलत, क्योंकि पेशी केवल खींच सकती है और धक्का नहीं दे सकती। पेशियों के जोड़े में एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है, न कि एक साथ सिकुड़ने व फैलने से। किसी हस्ती को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, उस अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। तीसरा है हमारा, केंचुए की शरीर रचना व उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। केंचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती। केंचुए में गति शरीर की पेशियों में बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है। शरीर की अधः स्तर पर शूक बाल जैसी आकृति केंचुओं को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है। केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। हमारा जवाब हो जाएगा आंसर ए, यानी कि केंचुओं का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य नहीं होती है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं, परंतु इनकी पेशियां होती हैं। ये पेशियां इनके शरीर के घटने, संकुचन और बढ़ने, विस्तारण में सहायक करती है। पेशियों के संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया से ही केंचुआ गति करता है, अतः कथन ए गलत है और बी सी सही है। केंचुए के शरीर में छोटे छोटे अनेक शूक मिट्टी की उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। इसके शरीर की कुछ चिकने पदार्थ होते हैं, ये भी इसके चलने में सहायक होते हैं। केंचुए अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाते हैं, उनका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है। केंचुए के द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केंचुए नासिका ग्रंथियों द्वारा श्वसन करते हैं, केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, केंचुए मुख द्वारा श्वसन करते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है केंचुए त्वचा के द्वारा ही श्वसन करते हैं। केंचुए त्वचा जो सांस लेते हैं वो त्वचा से लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता। घोंघे के पेशीय पाद चलने में इसकी सहायता करते हैं। यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इसमें भी उसे चलने में सहायता मिलती है। हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा हमारा केवल 1 और 2। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता। घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता। यह कवच एकक होता है और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह घोंघे के साथ खिंचता जाता है, अतः गलत 3 गलत हो जाएगा। घोंघे के पाद यानी कि पैर एक मोटी मसाल संरचना के रूप में होते हैं जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। घोंघा इन्हें अपने पेशीय पाद की सहायता से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को 60 सेकंड से सम्मिलित करना है। तो जो तिलचट्टा होता है, तिलचट्टा इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका रहता है। पक्षी इसके अस्थियों में क्या होते हैं, वायु प्रकोष्ठ होते हैं। मछली जो मछली होती है इसका शरीर धारा रेखीय होता है। सर्प इसका शरीर अनेक वलय यानी लूप में मुड़ा हुआ होता है। ये जानते हैं इसकी व्याख्या। तिलचट्टे का शरीर कठोर बाह्य कंकाल के द्वारा ढका होता है। यह कंकाल विभिन्न एककों यानी कि यूनिट्स की परस्पर संधियों के द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तिलचट्टे में उपस्थित विशिष्ट पेशियां चलने और उड़ने में उसकी सहायता करती है। पक्षियों की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले एवं नुकीले होते हैं। शरीर की ऐसी आकृति धरा रेखीय कहलाती है। मछली शरीर के दोनों ओर एकांत क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है, वे परस्पर जुड़ी हुई रहती है। सर्प का शरीर अनेक वलयों से मुड़ा होता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। अर्थात सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे फिसलता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, सजीव एवं उनका परिवेश। पौधों और जीवों में अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं अनुकूलन कहलाता है, जो कि एकदम सही है। मैदानी क्षेत्र में एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों बाद वह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन सटीक उदाहरण है? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब तक वो मैदान में पहाड़ी क्षेत्रों में रहेगा यह परिवर्तन अल्प अवधि में संबंधित हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवासों के विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि किसी भी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव यानी कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक है। चट्टान, मिट्टी, वायु और जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैविक घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में से सम्मिलित नहीं है। आंसर है हमारा 1 और 2। व्याख्या जान लेते हैं इसकी। 1, 2 सही है, परंतु तीसरा गलत है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश या आवास के अजीव घटक है। इन्हें कभी कभी ऊर्जा के घटक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है। उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके पैर लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है, उसको पसीना नहीं आता है। आंसर हो जाएगा हमारा डी 1, 2 और 3। तीनों ही कथन सत्य हैं। उपयुक्त तीनों कथन सही है। उपयुक्त सभी विशेषताओं के कारण ऊंट के शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए इसे जल के बिना भी बहुत दिनों तक जीवित रह सकते हैं। आगे है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। मछली, ऑक्टोपस और स्क्विड, इसमें से हमें बताना है कि किसका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है। तो आपको बता दें, मछली का शरीर धारा रेखीय होता है, जबकि ऑक्टोपस और स्क्विड का जो शरीर है वो धारा रेखीय नहीं होता है। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। ये मछली को पानी में गति करने में सहायक होता है। मछली का शरीर चिकने शल्कों से ढका रहता है। ये शल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही जल में सुगम गति में सहायता देते हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है, परंतु
स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। आगे है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्टोपस, व्हेल, डॉल्फिन उपयुक्त में से किनमें श्वसन के लिए गिल यानी क्लोम नहीं होते हैं? तो हमारा जो जवाब हो जाएगा 2 और 3, यानी कि व्हेल और डॉल्फिन में जो होता है वो श्वसन के लिए क्लोम नहीं होते हैं। जल में श्वसन के लिए ऑक्टोपस के शरीर में गिल क्लोम होते हैं। गिल स्क्विड और मछलियों में भी होते हैं, परंतु डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये शरीर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा वाष्प वायु अंदर बढ़ते हैं। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग से होता है? वो होता है तने से। नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधे में पत्तियों कांटा का रूप ले लेती है। इसमें पत्ती में होने वाले वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल के ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी संरचना, वास्तव में इसका तना मोटा होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका रहता है जिसमें पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती है? ऑक्सीजन का उपयोग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु को निष्कासित कर देती है। यानी कि पौधे की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों स्टोमेटा द्वारा वायु को अंदर लेती है और ऑक्सीजन का उपयोग करती है। वे कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायु के कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? पौधे, जीव और बीज। आंसर हो जाएगा तीनों में। श्वसन सभी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। यह सभी सजीवों के लिए आवश्यक है क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। पौधे व जीवों के समान ही बीजों में भी श्वसन होता है। उदाहरण, गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण ही उत्पन्न होती है। बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जब अन्य जीव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। अगला है हमारा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्सर्जन, उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया और प्रजनन। उपयुक्त में से कौन से सजीवों, जंतु और पौधे दोनों के लक्षणों में सम्मिलित है? तो आ जाएगा हमारा 1, 2 और 3। बाह्य वातावरण में होने वाले कुछ परिवर्तनों जैसे कांटा चुभना, तेज प्रकाश, प्रिय व्यंजन इत्यादि को उद्दीपन कहते हैं। सभी सजीव उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया देते हैं। छुई मुँह लाजवंती के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझाकर सिकुड़ जाती है। यह पौधों में उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया का उदाहरण है। प्रजनन पौधों व जंतुओं दोनों में होता है, परंतु दोनों में उसके तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। सो गाइस, आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे क्वेश्चंस की सीरीज़ कैसी लग रही है। अगर कोई कमी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी हमारी 6 क्लास की जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। अब इसका एक पार्ट और आएगा, उसमें हमारे ये क्लास 6 के NCERT बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे जो आने वाले काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब